सीटेट के परीक्षा हो या किसी भी राज्य के टेट का परीक्षा हो, उसमें नंबर सिस्टम जो मैथ वाला पार्ट होता है उसमें नंबर सिस्टम से कई सवाल रहते हैं। 8 से 10 नंबर तक का नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति से सवाल आता है। हम लोग इस चैप्टर में जो भी पढ़ेंगे, आपको सीटेट या कोई भी स्टेट में आपसे ये नहीं पूछा जाता है कि सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या क्या होता है, लेकिन इस पर आधारित आपको सवाल पूछा जाता है। तो हम लोग इसमें पढ़ेंगे क्या क्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य अभाज्य संख्या के बारे में पढ़ेंगे, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, और फिर हम लोग पूर्णांक संख्या, परमेय और अपरमेय संख्या के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद उत्तरवर्ती संख्या क्या होता है, पूर्ववर्ती संख्या क्या होता है, यानी सक्सीडर और प्रीडिसेसर जो होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। स्थानीय मान, वास्तविक मान से सवाल होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कोई भी संख्या 2 से 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 से कटेगा कि नहीं, मतलब डिवाइड होगा कि नहीं, उसकी जांच हम लोग पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम लोग इतना देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्राकृत संख्या क्या होता है। तो प्राकृत जो संख्या होता है वो गिनती की संख्या होता है, मतलब कि गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। कोई भी चीज़ को हम लोग गिनते हैं 1 से, 1, 2, 3, 4 ऐसे करके जो गिनते हैं वो होता है प्राकृतिक संख्या। इसमें इंग्लिश में लोग नेचुरल नंबर कहते हैं, मतलब कि नेचुरल नंबर जो होता है उसकी शुरुआत 1 से होता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 अनंत तक जो संख्या जाता है उसकी हम लोग कहेंगे प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या हमेशा धनात्मक होता है, इसका ध्यान रखना है। उसके बाद दूसरा पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या जो होता है, प्राकृत संख्या में 0 को शामिल कर लीजिए तो जो प्राप्त होता है वो सब संख्या का समूह वो पूर्ण संख्या कहलाता है। मतलब कि 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह जो संख्या होता है वो क्या हो जाता है, तो पूर्ण संख्या होता है। और एक बात ये भी ध्यान रखना है कि पूर्ण संख्या कभी नकारात्मक नहीं हो सकता है। कुल मिला के अभी हम लोग क्या देखें कि प्राकृत संख्या, सारी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है, लेकिन सारा पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि प्राकृत संख्या जो 1 से स्टार्ट होता है वो सारा के सारा पूर्ण संख्या में है। देखिए यहाँ भी 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से है, लेकिन 0 यहाँ है, यहाँ नहीं है। तो कुल मिला के हम लोग शॉर्ट में यह कह सकते हैं कि सारी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है, लेकिन सारा पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं। अब हम लोग देखेंगे पूर्णांक, जिसको हम लोग कहते हैं इंटीजर्स। तो पूर्ण संख्या में नकारात्मक संख्या जो होता है, निगेटिव नंबर्स को शामिल कर लीजिए, और 0 और जो प्राकृत संख्या है सारा जो सेट बनता है वो जाता है पूर्णांक, इसको इंटीजर कहते हैं। इंटीजर्स में नकारात्मक, 0 और धनात्मक संख्या शामिल होता है, मतलब कि प्राकृत संख्या भी होता है, इसमें पूर्ण संख्या होता है और नकारात्मक संख्या को शामिल कर लिए तो जो सेट बना वो संख्या का सेट वो पूर्णांक होता है। जैसे कि -5, -4, -3, 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह की जो संख्या प्राप्त हो गया वो सब के सब क्या है, वो इंटीजर्स कहलाते हैं। अब है तीसरा परिमेय संख्या, जिसको रेशनल नंबर हम लोग कहते हैं। परिमेय संख्या जिस संख्या को हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं और जहाँ पर q जो होगा वो 0 नहीं होना चाहिए, तो वो सारी संख्या परिमेय संख्या, रेशनल नंबर कहलाएगी। इसका मतलब हो गया कि परिमेय संख्या, देखिए ये जो चित्र बना, फिगर जो बना हुआ है उसको ध्यान से देखिएगा, तो जो प्राकृत संख्या है वो सारा का सारा पूर्ण संख्या है, यानी कि सब प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या में शामिल है और सारा पूर्ण संख्या पूर्णांक में। ये जो फिगर अंदर बना हुआ है, पूर्णांक जो है वो प्राकृत संख्या को शामिल करता है और होल संख्या को भी शामिल करता है। पूर्णांक परिमेय संख्या जो होता है वो सारा प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक जो होता है वो सब के सब रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या होता है। लेकिन सब रेशनल नंबर ये नहीं कह सकते हैं कि रेशनल नंबर प्राकृत संख्या होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। अब पता है कि परिमेय संख्या जो होता है वो p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर q यानी कि डिनोमिनेटर ये कभी 0 नहीं होगा। तो आप ये बताइए कि 0 क्या परिमेय संख्या होगा? बिल्कुल होगा। 0 को हम लोग परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं 0/1, क्योंकि लास्ट किसी की संख्या, कोई भी संख्या के बटा 1 हम लोग कर सकते हैं, तो ये 1 जो होगा वो q के बराबर नहीं है। तो 1 आपसे पूछा जाए, 0 पूछा जाएगा कि परिमेय संख्या है कि नहीं है, तो आप कह सकते हैं कि 0 जो होगा वो परिमेय संख्या बिल्कुल। और आपसे कहा कि 1/0 परिमेय संख्या है कि नहीं, तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर q जो है वो 0 के बराबर है, इसलिए अपरिमेय संख्या ही हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के परिमेय संख्या के बारे में हम लोग क्या देखे, रेशनल नंबर के बारे में
कि परिमेय संख्या वह संख्या है जिसको हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं जहाँ पर q 0 के बराबर में नहीं है। यानी कि परिमेय संख्या वह संख्या है जो भिन्न के रूपों में, जैसे कि 2 है तो 2/1 हम लोग लिख सकते हैं। ये हो गया। इसको फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। प्राकृत संख्या किसको कहेंगे? तो गिनती की सारी संख्याएं प्राकृत संख्या होती है। गिनती तो हम लोग एक से ही गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से अनंत तक जाएंगे इनफाइनाइट तक। तो सारी की सारी संख्या क्या हो गया? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या कभी ऋणात्मक संख्या नहीं हो सकता। दूसरा होता है होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या। प्राकृत संख्या में जो 1 से स्टार्ट होता है उसमें 0 को शामिल कर लीजिए, मतलब कि पूर्ण संख्या जो होता है 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 4 5 इस तरह से अनंत तक जाएंगे। जो संख्या प्राप्त हो गया संख्या का सेट वो सब पूर्ण संख्याएं हमें प्राप्त होगी। कुल मिलाकर के हो जाएगा कि पूर्ण संख्या जो है सारा का सारा प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होगा, लेकिन सब पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होगा। तीसरा में आएंगे हम लोग इंटीजर के बारे में, जिसको हम लोग पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक में क्या हो जाएगा कि इसमें प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या को शामिल करते हुए नकारात्मक जो संख्या है उसको, उस सेट को भी शामिल कर लीजिएगा। तो जो हमें सेट प्राप्त होगा वो पूर्णांक होगा। जैसे कि -3 -2 -1 -100 0 1 2 3 4 ये सब संख्या जो का जो सेट प्राप्त होगा वो सब क्या हो गया? इंटीजर होता है, इंटीजर का सेट। और परिमेय संख्या कोई भी संख्या, इसमें से कोई भी संख्या, जैसे प्राकृत संख्या को हम लोग परिमेय संख्या कहेंगे कि नहीं? अगर आपसे पूछा जाए कि प्राकृत संख्या क्या परिमेय है? बिल्कुल है, क्योंकि प्राकृत संख्या कोई भी है। मान लीजिए 5/5 है, इसको 5/1 के रूप में हम लिख ही सकते हैं। तो ये p/q के रूप में हो गया। तो जब p/q के रूप में हो गया मतलब ये रेशनल नंबर हो गया, जिसको हम परिमेय संख्या कहते हैं। अच्छा, पूर्णांक के बारे में कहेगा कि बताइए कि -3 रेशनल नंबर है कि नहीं? ऑब्वियसली है। इसका कारण है कि -3 को /1 हम लोग लिख सकते हैं, जहाँ पर q यानी कि 1 0 के बराबर में नहीं। ये होता है परिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या क्या होता है? अपरिमेय संख्या जो संख्या परिमेय न हो वो अपरिमेय संख्या होगा, जिसको हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। और जहाँ पर q 0 जो ये जो कंडीशन है ये फुलफिल न करे, जहाँ पर ये 0 हो जाएगा या 0 के बराबर नहीं है, ये कंडीशन फुलफिल न करे वो हो जाएगा अपरिमेय संख्या। उदाहरण के रूप में अपरिमेय संख्या में आता है 2 √2 √3 √5 ये संख्याएं होती है वो सब के सब अपरिमेय संख्या होता है। अब हम लोग शुरू करते हैं। प्राकृत संख्या गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं और हम लोग इसकी शुरुआत 1 2 3 4 से करते हैं। पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या में 0 को शामिल कर लीजिए, तो जो संख्या सब होगा वो सब पूर्ण संख्या होगा। पूर्णांक क्या होता है? माइनस वाला संख्या यानी कि निगेटिव संख्या को भी शामिल कर लीजिएगा पूर्ण संख्या में, तो वो पूर्णांक प्राप्त होता है। अब सम संख्या किसको कहते हैं? सम संख्या वह संख्या है जो 2 से डिवाइड हो जाए, जो 2 से भाग लग जाए पूरी तरह से, वो जो संख्या होता है वो सम संख्या होता है, जिसको हम लोग इवन नंबर कहते हैं। और सम संख्या वह संख्या होता है जो 2 से डिवाइड 9, जैसे कि 3 5 7 9 11 13 ये जो संख्या है वो 2 से डिवाइड नहीं होता है, वो विषम संख्या जिसको ऑड नंबर कहते हैं। अब भाज्य संख्या वह संख्या होता है, भाज्य को इंग्लिश में लोग कंपोजिट कहते हैं, कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या वह संख्या है जो एक और खुद के अलावा दूसरा किसी संख्या से भाग लग जाए, वैसे संख्या भाज्य संख्या मतलब कंपोजिट नंबर कहलाता है। एग्जाम्पल के रूप में 4 ले लीजिए। 4 जो है 1 और 4 के अलावा वो 2 से भी डिवाइड होता है, इसलिए 4 जो होगा वो भाज्य संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर हो गया। तो पहला भाज्य संख्या क्या होगा? पहला कंपोजिट संख्या अगर देखा जाए तो 4 है, क्योंकि 4 से दिन पहले संख्या है, जैसे कि 1 2 और 3 है वो भाज्य नहीं है, क्योंकि 3 को देख लीजिए, 3 किससे कटेगा? 1 और 3 के अलावा किससे कटेगा? किसी से नहीं। तो पहला जो संख्या भाज्य हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। तो भाज्य संख्या मतलब कि कंपोजिट नंबर वह संख्या है, नंबर है जो एक और खुद के अलावा दूसरा किसी संख्या से भाग लग जाए तो वो भाज्य संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर कहलाता है। अब है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। प्राइम नंबर वो संख्या होता है जो एक और खुद के अलावा किसी संख्या से भी भाग न लगे, वैसी संख्या को हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। और अभाज्य संख्या में एक को शामिल नहीं किया जाता है। इसका मतलब हो गया कि अभाज्य जो संख्या होता है वो उसकी शुरुआत 2 से होता है। 2 पहला अभाज्य संख्या 2 होता है, उसके बाद 3 है 5 है 7 है 11 है,
ये जो संख्या है वो एक और खुद के अलावा किसी से नहीं डिवाइड होता है। एक बार अवाध संख्या के बारे में फिर से कह दूँ, अवाध संख्या वह संख्या होता है जो एक और खुद के अलावा दूसरा किसी भी संख्या से भाग न लगे, वैसे संख्या अवाध संख्या कहते हैं। तो आपसे ये पूछा जाए कि क्या एक अवाध संख्या होगा, तो नहीं, एक अवाध संख्या नहीं होता। प्रथम अवाध संख्या क्या है, तो 2। तो पहला और आखिरी ऐसा सम संख्या है जो अवाध संख्या है, याद रखिए। और परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं कि परिमेय संख्या वह संख्या है जिसको हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर डिनोमिनेटर मतलब कि q, जिसको हम लोग हिंदी में हर कहते हैं, वो 0 न होना चाहिए, इसका ये कंडीशन। और जो संख्या परिमेय न हो वो अपरिमेय संख्या होगा, जैसे कि √2, √3, √5, इस तरह से। उसका उत्तरवर्ती, जिसको हम लोग सक्सीडर कहते हैं, यानी कि उत्तर का मतलब होता है बाद वाला। अगर आपसे पूछा जाए कि ये बताइए कि 5 का उत्तरवर्ती संख्या यानी कि सक्सेसर कौन सा है, सक्सेसर, तो 5 का सक्सेसर 6 हो गया। सक्सेसर यानी उत्तरवर्ती का मतलब होता है जस्ट नेक्स्ट, जस्ट नेक्स्ट, इसका मतलब होता है ठीक अगला। एक अगर आपसे पूछा जाए कि 1000 का उत्तरवर्ती संख्या क्या होगा, सक्सेसर क्या होगा, कौन सा संख्या होगा, 1000 का सक्सेसर 1001 होगा, उसके ठीक अगला। 10 का सक्सेसर पूछा जाए तो 10 का अगला क्या है, 11 है। हो गया सक्सेसर यानी उत्तरवर्ती। एक होता है पूर्ववर्ती यानी प्रीडिसेसर। प्रीडिसेसर का मतलब कि जस्ट बिफोर, ठीक एक पहले वाला संख्या जो होता है वो पूर्ववर्ती होता है। उदाहरण के रूप में अगर 1000 का पूर्ववर्ती आपसे पूछा जाए, पूर्व का मतलब कि पहले, 1000 का पूर्ववर्ती संख्या, तो आपका 1000 से पहले कौन सा संख्या है, तो 999, तो पूर्ववर्ती संख्या 1000 का 999 हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे आरोही क्रम फिर अवरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको कुछ संख्याएं दे दी जाएगी। हम लोग ये पार्ट 2 जब इसका नंबर सिस्टम का पार्ट 2 बनाएंगे उसमें इसका एग्जाम्पल हम देंगे। और नंबर सिस्टम के जितने भी सवाल प्रीवियस आ चुके हैं, मेरा वीडियो आप देखिएगा, वहाँ पे अवेलेबल है, वहाँ पर बनाया हुआ है, आप उसको एक बार देख लीजिए। आरोही क्रम का मतलब होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, आप छोटे से शुरुआत करते हैं, छोटे से बड़े की ओर बढ़िएगा, वो जो संख्या का जो सेट प्राप्त होगा वो आरोही क्रम में होगा, वो जो क्रम होगा वो आरोही क्रम में होगा। आरोही क्रम का मतलब एक छोटा सा उदाहरण दे दूँ, जैसे उदाहरण के तौर पे अगर आपको 5, 6, 3 और 2 दे दिया जाए और इसको कहा जाए कि आप आरोही क्रम में सजाइए, यानी कि बढ़ते क्रम में सजाइए, तो बढ़ते क्रम का मतलब होता है कि सबसे पहले छोटका को लिखेंगे 2, 3, 5 और 6, ये हो जाएगा आपका आरोही क्रम। ठीक है। अब आरोही क्रम में इतना छोटा, ये इतना आसान क्वेश्चन नहीं पूछता है, इसके बारे में हम लोग दूसरा देखेंगे। अभी थ्योरी का क्लास होगा इसलिए थ्योरी का चीज कर रहा है। तो अवरोही क्रम का मतलब होता है डिक्रीजिंग ऑर्डर, यानी कि घटते क्रम में लिखेंगे। तो घटते क्रम का मतलब होता है कि सबसे पहले बड़ा वाला लिखेंगे, उसके बाद उससे छोटा वाला को लिखेंगे, इस तरह से करते करते लास्ट में सबसे छोटे संख्या को लिखेंगे। जैसे कि इसमें है, तो इसमें अवरोही क्रम में अगर लिखना रहेगा, अवरोही क्रम का मतलब घटते क्रम में, तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। तब आपको घटते क्रम का मतलब हो गया 6, 5, 3 और 2, ये कौन सा क्रम हो जाएगा, तो अवरोही क्रम, अवरोही क्रम हो जाएगा। और ये कौन सा है, तो आरोही क्रम है। ये केवल एग्जाम्पल मात्र है अवरोही क्रम, जिसको हम डिक्रीजिंग ऑर्डर कहते हैं, और ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में आता है। अब है बहुत ही इम्पोर्टेंट, आसान है लेकिन इम्पोर्टेंट है, इससे बहुत सारे सवाल आए हैं और हमेशा आते रहे हैं, चाहे वो पेपर 1 हो या पेपर 2 है, हमेशा वास्तविक मान और स्थानीय मान से सवाल आया है। वास्तविक मान क्या होता है, तो वास्तविक मान का मतलब होता है रियल वैल्यू, वास्तविक मान, इसका मतलब होता है रियल वैल्यू, वास्तविक मान। तो और एक ही साथ बोल दिया जाए तो अच्छा रहेगा। एक होता है अस्थानीय मान। अस्थानीय मान का मतलब होता है बेस वैल्यू। अब बताइए कि 5, 6, 7, 4, 3, 2 में 7 का वास्तविक मान क्या होगा। वास्तविक का मतलब रियल वैल्यू
रियल वैल्यू का मतलब ये होता है कि 7 का वैल्यू कहीं भी आप रख दीजिए, 7 का रियल वैल्यू 7 ही रहेगा। यानी कि अगर इसमें कहा जाए कि 7 का रियल वैल्यू क्या होगा तो वो 7 ही होगा। लेकिन प्लेस वैल्यू में अगर पूछा जाए कि 7 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, प्लेस वैल्यू ऑफ 7 अगर आपसे पूछा जाए तो प्लेस वैल्यू यानी कि 7 के बाद कितना संख्या है, 1 2 3, तो 3 जीरो बैठा दीजिए। ऐसा क्यों? क्योंकि हम बता रहे हैं कि 7 जो है वो किस स्थान पे है, इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार। तो वो 7 जो है वो हजारवा स्थान पे है, मतलब कि वो हम लोग इसको 7000 तो हजारवा स्थान जिसको इंग्लिश में पढ़ते हैं वंस, टेंस, हंड्रेड्स और थाउजेंड्स। तो 7 जो है वो थाउजेंड्स प्लेस पे है। यानी कि आपसे पूछा जाए कि 7 का स्थानीय मान प्लेस वैल्यू क्या होगा तो 7000 होगा। अगर 6 का पूछा जाए, 6 का आपको स्थानीय मान पूछा जाए तो इसमें क्या हो जाएगा, 6 के बाद कितना संख्या है 4, इसमें 4 जीरो बैठा देंगे, मतलब कि 60,000 इसका स्थानीय मान है। और रियल वैल्यू क्या हो जाएगा, रियल वैल्यू जो हो जाएगा, रियल वैल्यू 6 का 6 ही रहेगा। तो कुल मिलाकर के हम लोग यह कर सकते हैं स्थानीय मान और वास्तविक मान में, वास्तविक जो होता है रियल वैल्यू वो कहीं भी संख्या है, किसी भी स्थान पे रहे, चाहे वो इकाई पे, दहाई पे, सैकड़ा पे, हजार पे, 10,000 पे, लाख पे, कहीं भी रहे, वो वैल्यू 10 के 10 हो जाएगा, सेम वैल्यू ही रह जाता है। उदाहरण के तौर में मैंने 7 का दिया था। अगर 3 के बारे में पूछा जाए कि 3 का वास्तविक मान क्या होगा, तो 3 का वास्तविक मान, 3 का वास्तविक मान 3 ही होगा। लेकिन 3 का स्थान, 3 का स्थानीय मान, स्थानीय मान का मतलब कि वो किस स्थान पे है, इकाई पर है कि दहाई पर है कि सैकड़ा पर है कि हजार पर है। तो 3 कहाँ पे है, इकाई और दहाई, यानी कि 3 दहाई मतलब कि 30, जिसको हम लोग इंग्लिश में वंस टेंस पढ़ते हैं, 3 टेंस मतलब कि 30। तो ये 3 का स्थानीय मान हो जाएगा आपका 30 और 3 का वास्तविक मान हो जाएगा 3। कुल मिलाकर के हम लोग ये बोल सकते हैं, ये कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि पेपर 1 पेपर 2 में इससे सवाल आते हैं। वास्तविक मान यानी रियल वैल्यू, किसी भी संख्या का रियल वैल्यू पूछा जाए तो वह संख्या 10 के 10 वही रह जाता है। अगर 5000 में 5 का आपका वास्तविक मान पूछा जाए तो वो 5 के 5 ही रहेगा। दूसरा उदाहरण में 5 6 7 4 3 2 है, इसमें अगर पूछा जाए कि 3 का वास्तविक मान क्या है तो हम कहेंगे कि 3 का वास्तविक मान 3 ही है, चाहे वो किसी स्थान में रहे, इकाई दहाई सैकड़ा उससे मतलब नहीं। स्थानीय मान मतलब कि किस स्थान पे है, इकाई के स्थान पे है कि दहाई के स्थान पे है कि सैकड़ा के स्थान पे है कि हजार के स्थान पे है। तो यहाँ पर 3 के बारे में अगर पूछा जाए कि 3 का स्थानीय मान क्या है, कि दहाई पर है, मतलब कि 3 दहाई यानी कि 30, तो वो कहाँ पे है, तो उसका हम लोग लिखेंगे कि 30 लिखेंगे। 3 का स्थानीय मान तो 30 लिखेंगे, ये हो जाएगा। अब हम लोग अगले टॉपिक को देखेंगे और हमारा अगला टॉपिक है संख्या की विभाज्यता की जांच। इसका मतलब जैसे उदाहरण के रूप में हम लोग ये चेक करेंगे कि संख्या 2 से डिवाइड होगा कि नहीं। तो 2 से डिवाइड कोई भी संख्या तब होगा जब उसके इकाई के यानी यूनिट प्लेस में, वंस प्लेस में, जो यूनिट प्लेस में जो संख्या होगा वह या तो 0 होगा और नहीं तो क्या होगा, इवन नंबर होगा। इसका मतलब हो गया 0 2 4 6 या 8 रहेगा। कितनी भी बड़ी संख्या क्यों न रहे, अगर पहली संख्या 0 या 2 4 6 8 रहे, इसका मतलब इवन नंबर, और 0 रहे तो वो पूरा का पूरा संख्या बिना डिवाइड किए हुए हम कह सकते हैं कि वो पूरी की पूरी संख्या 2 से डिवाइड हो जाए। अब है कि कोई भी संख्या 3 से डिवाइड होगा कि नहीं, उसको चेक करेंगे। तो 3 से डिवाइड करने के लिए हम क्या करते हैं कि सारी संख्याओं को जोड़ देते हैं, 5 6 7 3 प्लस में 2। जोड़ने के बाद जो हमें संख्या प्राप्त होता है, अगर वो 3 से पूरा का पूरा डिवाइड हो जाए, इसका मतलब हो जाता है कि पूरा का पूरा संख्या वो 3 से डिवाइड हो जाता है। इसको फिर से मैंने बता दूँ, क्या बता दूँ, इसे 5 प्लस में 6 प्लस में 7 प्लस में 3 प्लस में 2 सबको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा,
23 हो जाएगा, ठीक है, 23 हो जाएगा। इस पूरी संख्या को 5, 6, 7, 3, 2 सबको जोड़ दिए हैं, जोड़ने के बाद 23 प्राप्त हुआ है। जो 23 जो है वो 3 से डिवाइड नहीं होगा, यानी कि अगर डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 हो, शेष 0 हो जाए तो इसका मतलब 3 से डिवाइड हो गया। अगर इसका शेष बच जाए, मतलब कि 3 से डिवाइड भाग न लगे, तो वह पूरा का पूरा संख्या 3 से डिवाइड किसी सूरत में नहीं होगा। ये हो गया। 3 से डिवाइड करने के लिए फिर से दोहरा दूँ कि कैसे चेक करेंगे कि सारे संख्याओं को जोड़ेंगे, जो जोड़ करके प्राप्त होगा संख्या जो भी हो, जैसे कि यहाँ पर 23 आया था, 6 5 11 18 20 23 23 आया, तो 23 जो है वो 3 से डिवाइड नहीं होता है, इसलिए पूरा की संख्या 3 से डिवाइड नहीं होगा। और लोग 4 से चेक करेंगे। 4 से लास्ट का 2 संख्या अगर 4 से डिवाइड हो गया, जैसे कि यहाँ पर होता है 8 8 4 जा 32, तो 4 से डिवाइड अगर लास्ट 2 संख्या हो जाए तो समझ लीजिए कि पूरा का पूरा संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगा। अगर लास्ट के 2 संख्या 4 से डिवाइड नहीं हुआ तो संख्या 4 से डिवाइड नहीं होगी। यहाँ पर देखिए 32 जो है वो 4 से डिवाइड हो जाता है 8 बार में, इसका मतलब है कि 4 से पूरा का पूरा संख्या डिवाइड हो जाएगा। अब है हम लोग चेक करेंगे 5 से, कोई भी संख्या 5 से डिवाइड होगा वो कैसे चेक करेंगे, तो 5 के टेबल जो आप लोग लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं तो इस तरह से लिखते हैं, इस तरह से आगे बढ़ते चले जाते हैं। लास्ट में देखिए 5 0 5 0 5 0, तो 5 से कोई भी संख्या तब डिवाइड होगा जब उसकी इकाई का अंक या तो 0 होगा और नहीं तो 5 होगा। 5 से कोई भी संख्या तब डिवाइड होगा पूरी तरह से जब उसकी इकाई की संख्या या तो 0 रहे और नहीं तो 5। ये हो गया। अब 6 से चेक करेंगे कि कोई भी संख्या 6 से डिवाइड होता है कि नहीं। तो 6 से कंडीशन ये होता है कि कोई भी संख्या 6 से तभी डिवाइड होगा जब वो 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो जाए। 2 और 3 दोनों से डिवाइड जब हो जाएगा उस परिस्थिति में पूरी की पूरी संख्या 6 से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग देखे हैं कि 2 से डिवाइड तो हो गया था लेकिन 3 से डिवाइड नहीं हुआ था, दोनों से होना चाहिए। तो 3 से डिवाइड नहीं हुआ था इसलिए ये 6 जो है 6 से 5 6 से 3 2 डिवाइड नहीं हुआ। अब हम लोग चेक करेंगे 7 से। 7 का थोड़ा टेढ़ा है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं तो आसान रहेगा। 7 वाला में क्या करते हैं कि लास्ट का जो संख्या है ना उसको तो डबल कर देते हैं, जैसे 6 7 3 और इसमें से घटा देते हैं इसके 2 गुना, तो 2 गुना 2 कितना होता है तो 4, इसमें से 4 घटा देंगे जो संख्या प्राप्त हो जाएगा 6 69। अब क्या करेंगे कि इसके 2 गुना जो बच गया संख्या 66, 9 के 2 गुना 18, इसे घटाएंगे तो जो संख्या प्राप्त होगा फिर इसके 2 गुना कीजिएगा और इस संख्या से घटाइएगा, या तो 0 हो अरे तो 7 से डिवाइड होने वाला संख्या हो तो पूरा का पूरा संख्या 7 से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे देखिए इसका हालत खराब है, ये 7 से बेचारा डिवाइड नहीं होगा और नहीं 0 प्राप्त होता है, इसलिए 7 से डिवाइड ये नहीं होगा। 7 थोड़ा टेढ़ा है, उतना भी तो लोग डिवाइड नहीं करते हैं। और 8 से 8 से कोई भी संख्या डिवाइड होगा कि नहीं वो हम लोग कैसे चेक करेंगे। तो 8 वाला में क्या होता है कि लास्ट का 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड हो जाए तो पूरी की पूरी संख्याएं चाहे वो संख्या कितना भी बड़ा क्यों ना हो वो संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखते हैं नहीं कटेगा, 8 जो है 732, 8 से जब डिवाइड करेंगे तो वहाँ कुछ ना कुछ रिमाइंडर बच जाएगा, शेष नहीं बचना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो 8 से पूरी तरह से ये डिवाइड नहीं हो रहा है इसलिए पूरी की पूरी संख्या 8 से डिवाइड नहीं होगा। 8 वाले में लोग क्या चेक किए हैं, 8 वाले में लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड हो जाए पूरी तरह से रिमाइंडर शेष जो वो 0 हो जाए तब पूरी की पूरी संख्या वो है 8 से डिवाइड हो जाए। और हम 9 से चेक करेंगे। 9 में ठीक उसी तरह से हम लोग जोड़ते हैं जिस तरह से 3 में जोड़े थे। 9 वाले में क्या करते हैं छोटा संख्या मिलता है क्योंकि जोड़ने में थोड़ा आसानी होगा। 9 से डिवाइड होगा कि नहीं कि हम लोग चेक करेंगे तो सारी संख्याओं को जोड़ देंगे, जोड़ करके जो संख्या प्राप्त होगा जैसे 23 आया, 23 को चेक करेंगे कि वो 9 से पूरा का पूरा डिवाइड होता है कि नहीं। यहाँ पर 9 से 23 डिवाइड नहीं होता है, 0 रिमाइंडर नहीं बचता है, इसलिए ये संख्या 9 से डिवाइड नहीं होगा। तो कुल मिला करके 9 वाले में क्या देखें कि 9 वाले में ये देखें कि कोई भी संख्या 9 से तो भी डिवाइड होगा जब वह उस संख्या के सारी संख्याओं को जैसे 5 में 6 + 7 + 3 + 2 सबको जोड़ेंगे और प्राप्त संख्या जैसे यहाँ पर 23 है
वो 9 से अगर पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर 0 बचा तो पूरा का पूरा संख्या 9 से भाग लग जाएगा। अब 10 वाला में क्या करेंगे कि लास्ट में अगर 0 रहे तभी वो 10 से डिवाइड होगा, नहीं तो किसी भी परिस्थिति में 10 से संख्या डिवाइड नहीं होगा। ये हो गया 10 का सबसे आसान है। 11 का हम लोग देखते हैं कि कोई भी संख्या 11 से डिवाइड होगा कि नहीं, उसका कैसे चेक करेंगे। तो पहला, तीसरा और पचपन की एक एक छोड़ करके उसको जोड़िएगा। 5 + 3 7 + 2 कितना हो जाएगा 14। अब क्या कीजिएगा, जो बच गया जैसे कि ये 6 + 3 कितना हो जाएगा 9, इसको लेस कर दीजिएगा, बच गया 5। तो या तो 0 ये संख्या आ जाए और नहीं तो 11 से डिवाइड होने वाला संख्या आ जाए। 11 के गुना मतलब 11 के टेबल में वो आ जाए संख्या, 11 से वो भाग लग जाए, तभी वो पूरा का पूरा संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगा। 11 वाले में एक बार ठीक फिर से रिवाइज कर दूँ। 11 वाले में क्या होता है कि मान लेते हैं कि 5 3 2 6 7 इस तरह से रहे संख्या, वो 11 से डिवाइड होगा। फिर ये चेक करने के लिए क्या करेंगे, पहला, तीसरा और 5वां अगर मान लेते हैं कि ये भी रहे तो 7वां, इस तरह को जोड़ेंगे तो 5 2 7 + 1 15 हो गया। फिर क्या करेंगे, जो बच गया है उसको जोड़ेंगे। फिर थोड़ा ध्यान देते रहिएगा, हो सकता है कि गलत हो। ठीक है, इसको घटा दीजिएगा, बच क्या रहा है तो 4, 0 तो नहीं आ रहा है, या तो 0 आए नहीं तो 11 से पूरी तरह से भाग लग जाए। अगर वैसा स्थिति बनता है तभी ये पूरी की पूरी संख्या 11 से डिवाइड होगा। आपके सीटेट में 11 तक ही आता है, इसके आगे नहीं। तो कुल मिलाकर के अभी हम लोग संख्या पद्धति के बारे में पढ़े हैं। संख्या पद्धति के बारे में सीटेट में पेपर 1 पेपर 2 दोनों में 10-10 नंबर तक पूछा गया है। कभी 5 कभी 6 कभी 8 कभी 10 इस तरह से सवाल आता है। इसमें अभी तक हम लोग पढ़े हैं प्राकृत संख्या, गिनती की संख्या, प्राकृत संख्या कल आता है। इसकी शुरुआत 1 से होती है, 1 2 3 4 अनंत की ओर। पूर्ण संख्या वह संख्या है जो 0 से स्टार्ट होता है, यानी कि प्राकृत संख्या में 0 को शामिल कर लीजिएगा तो वो पूर्ण संख्या बन जाता है। निगेटिव नकारात्मक संख्या को पूर्ण संख्या में शामिल कर लीजिएगा तो पूर्णांक होता है। सम संख्या वो होता है जो 2 से पूरी तरह से भाग लग जाए। विषम संख्या वो होता है जो 2 से भाग न लगे। भाग संख्या जिसको कंपोजिट नंबर कहते हैं वो संख्या होता है जो एक और खुद के अलावा दूसरा किसी भी संख्या से भाग लग जाए, वैसी संख्या भाज्य कहलाती है, यानी कंपोजिट नंबर कहलाती है। और अभाज्य संख्या वो संख्या है जो एक और खुद के अलावा दूसरा से न डिवाइड हो। और अभाज्य संख्या की शुरुआत 2 से होता है। एक जो होता है वो अभाज्य संख्या नहीं होता है, प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या प्राइम नंबर होता है, प्राइम नंबर 1 नहीं होता है। और 2 जो होता है पहला और आखिरी सम संख्या है जो अभाज्य संख्या होता है। अभाज्य संख्या के उदाहरण ले तो 2 3 5 7 11 13 ये जो संख्या है वो एक और खुद के अलावा किसी से नहीं डिवाइड होता है, वैसी संख्या को हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या वह संख्या होता है जो p/q के रूप में जहाँ पर q यानी डिनोमिनेटर 0 न हो। यानी कि देखिए यहाँ पर जो फिगर बना हुआ है, परिमेय संख्या सारी जो संख्या है जैसे कि पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्णांक, सारी की सारी संख्या परिमेय संख्या होता है। आपसे पूछा जाए कि 0 परिमेय संख्या है कि नहीं, तो आप बोलेंगे कि हाँ, क्योंकि 0 को 0/1 लिख सकते हैं। अब हो गया अपरिमेय संख्या, तो जो संख्या परिमेय नहीं है वो अपरिमेय है, जैसे √2 √3 √5 इस तरह से। उत्तरवर्ती हम लोग देखे हैं जिसको बोलते हैं सक्सेसर। किसी भी संख्या का सक्सेसर उसके ठीक अगला वाला संख्या होता है। जैसे कि 5 का सक्सेसर यानी उत्तरवर्ती, उत्तर मतलब कि बाद में, तो बाद वाला 5 के बाद क्या होता है 6, तो 5 का उत्तरवर्ती संख्या 6 हो गया। और 5 का पूर्ववर्ती मतलब प्रीडिसेसर यानी ठीक पहले वाला, जस्ट बिफोर। 5 का पहले वाला क्या होता है तो 4। अब हम लोग देखेंगे आरोही क्रम मतलब कि बढ़ते क्रम होता है। संख्याओं को हम लोग बढ़ते क्रम में उसको सजा देते हैं, वो होता है आरोही क्रम। अवरोही क्रम जो घटते क्रम है, यानी कि सबसे बड़ा से छोटा की ओर आगे बढ़ते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में, और ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में। आरोही जो होता है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर, अवरोही जो होता है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। वास्तविक संख्या की रियल वैल्यू, कोई भी संख्या दिया हुआ बड़ी संख्या मतलब संख्या दिया है उसमें किसी पार्टिकुलर जो संख्या दिया है, जैसे कि यहाँ पर अगर 6 के बारे में पूछा जाए कि 6 का वास्तविक संख्या इस संख्या में क्या है, तो 6 का वास्तविक संख्या 6 ही रहेगा। कोई भी संख्या कहीं भी रहे उसका मतलब नहीं है उसका वास्तविक संख्या वही हूबहू संख्या होती है। स्थानीय मान क्या होता है कि वह संख्या, जैसे कि 6 के बारे में पूछा जाए तो 6 का स्थान इस संख्या में कहाँ है,
इकाई है दाई पे है कि सैकड़ा में हज़ार में कहाँ पे है, यहाँ पे 6 जो है इकाई दाई सैकड़ा, सॉरी ये यहाँ पे तो है इकाई दाई सैकड़ा हज़ार, ये 1000वां स्थान पे है। तो 6 का स्थानीय मान अगर पूछे प्लेस वैल्यू तो 6000 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 6 गुना किस स्थान पे है तो 1000वां स्थान पे है। 6 गुना 1000 इकाई दाई सैकड़ा हज़ार, तो 6 गुना 1000 का मतलब हो गया 6000। तो ये बात हो गया। अब है संख्या की विभाषा हम लोग चेक किए हैं। कोई भी संख्या 2 से तब डिवाइड हो जाएगा जब उसके आखिरी की संख्या या तो 0 होगा नहीं तो इवन नंबर यानी सम संख्या होगा, जैसे कि 2 4 6 8। 3 से चेक करेंगे कोई भी संख्या को, तो सारी संख्याओं को जो दिया हुआ संख्या है जैसे कि ये है, इसमें क्या करेंगे सारी संख्याओं को जोड़ देंगे 5 3 2 6 7 2 1 को जोड़ देंगे, जो संख्या प्राप्त होगा अगर वो 3 से डिवाइड हो गया तो पूरा संख्या 3 से भाग लग जाएगा। 4 से चेक करेंगे लास्ट के 2 संख्या, अगर लास्ट के 2 संख्या 4 से भाग लग गया तो पूरी की पूरी संख्या 4 से भाग लग जाएगा। 5 बारे में लास्ट में या तो 0 होगा नहीं तो 5 होगा, 0 या 5 होगा तभी वो पूरा का पूरा संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगा। 6 से चेक करेंगे तो लास्ट के 2 ये जो पूरा की संख्या है वो 2 और 3 दोनों से अगर कट जाएगा तो पूरा का पूरा संख्या 6 से डिवाइड हो जाएगा। ये है 7 वाला में हम लोग देखे थे कि क्या करेंगे लास्ट का स्क्वायर करेंगे, बाकी से घटाएंगे, जो संख्या बचेगा कि लास्ट को इस तरह से स्क्वायर गुना 2 गुना डबल करेंगे, बाकी संख्या से जो संख्या प्राप्त हुआ था पहले उसे घटाएंगे इस तरह से। 8 वाले में लास्ट का 3 संख्या अगर 8 से डिवाइड हो जाए, लास्ट के 3 संख्या 8 से डिवाइड हो जाए तो पूरा की पूरा संख्या 8 से डिवाइड हो जाता है। 9 वाले में सारी संख्याओं को जोड़ेंगे, जैसे कि 3 में जोड़ेंगे सारी संख्याओं को जोड़ेंगे, अगर प्राप्त संख्या 9 से भाग लग गया पूरी तरह से तो संख्या 9 से पूरा भाग लग जाएगा। 10 वाले में लास्ट में अगर 0 रहे तभी पूरा की पूरा संख्या 10 से भाग लगता है। 11 वाले में क्या किए थे कि एक एक छोड़ करके यानी कि इवन पोजीशन वाला, जैसे कि 3 2 7 1 को जोड़ देंगे, जोड़ करके जो संख्या प्राप्त होगा और फिर जो बच गया था ऑड वाला जो संख्या बच गया था सबको जोड़ेंगे, जोड़ करके तो ये संख्या प्राप्त हुआ था घटाएंगे उसे, जो संख्या प्राप्त होगा या तो 0 होगा नहीं तो 11 से पूरी तरह से भाग लग गया तब हम समझेंगे पूरी की पूरी संख्या 11 से भाग लग जाएगा। साथियों ये नंबर सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसका पार्ट 2 जरूर देखिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।